हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, यूपीएसआई के लिए एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, ये जीके की वीडियो है और ये हमारे फटाफट जीके टेस्ट जो सीरीज है उसकी 8वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो और बनाए हुए हैं इस सीरीज के, जिन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप यूपीएसआई से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को आप देखना ना भूलें। उनके लिए जो लिंक है हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे सोशल हैंडल्स जो फेसबुक और टेलीग्राम है उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, वो करता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप हमको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह 25 प्रश्नों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जिसमें कि आपके पास 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 10 मिनट में आपको 25 प्रश्न करने होंगे और साथ ही साथ आपको मेरे बताए हुए आंसर्स से अपना आंसर्स को मिलाते चलना है और फाइनली जो है वीडियो के एंड में आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपका सही आंसर क्या, मतलब सॉरी, आपके कितने प्रश्न सही रहे। उसके बाद लास्ट में मैं एक नया प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब अगली वीडियो में आपको मिलेगा और उसका सही जवाब जो भी होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा पिछली वीडियो का सवाल। तो पिछली वीडियो में पूछा गया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब हमें दिया था। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो उन्होंने जो भी जवाब दिए उस आधार पे अब मैं आपको इसका सही जवाब बताने वाला हूँ। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 22 भाषाएं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। और इसमें फिर आपको मैं भाषाएं बता दूं कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो इसमें असमिया है और बी नंबर 2 उड़िया, 3 उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ठीक है। तो ये 22 भाषाएं हैं जो कि भारतीय जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। तो ये सारी भाषाओं को आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन में दिए होंगे तो उनमें से पूछा जाएगा बताइए कौन सी भाषा संविधान में की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने जीके टेस्ट को और इसमें हम देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी 12। कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है और ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो आपको बताना है सबसे पहले जो बने थे प्रधानमंत्री वो बने थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, अगर हम बात करें 2 1, फिर हम बात करें मोरारजी देसाई यानी 3 और फिर चरण सिंह 4। तो 2134 इसका कोड हो जाएगा, मतलब 2134 ऑप्शन सी। ठीक है। तो आप लोग इससे मिला लीजिएगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला है तीसरा प्रश्न, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिमंडल किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो आप ऑप्शन देखिएगा और मैं इसका सही जवाब आपको बताने वाला हूँ, वो है ऑप्शन सी, यानी लोकसभा के प्रति। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एकल हस्तांतरित मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो क्या व्यक्त कर सकता है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ऑप्शन है और इसका जो सही जवाब है वो होगा केवल एक विकल्प। ठीक है। हस्तांतरित मतदान पद्धति जो है उसमें हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल एक विकल्प। अगला है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है। शून्यकाल क्या है आपको बताना है। तो शून्यकाल जो होता है भारतीय संसद के कामकाज के दौरान होता है और ये जो होता है वो होता है एक प्रश्नकाल और अगली कार्रवाई के बीच का समय। ठीक है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम दोस्तों ये एकमात्र स्टेडियम था हमारे कानपुर का, मतलब यूपी का जो एकमात्र स्टेडियम था, लेकिन अब एक और नया स्टेडियम लखनऊ में खुला है, नेशनल स्टेडियम है। और इसका क्या नाम है आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताइए। लखनऊ में जो स्टेडियम है उसका क्या नाम है आप हमें कमेंट करके बताइए। और ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो है कानपुर के अंदर, ऑप्शन बी। ठीक है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण निम्नलिखित में से किसने लिखा था? संस्कृत व्याकरण निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, और इसका जो सही आंसर है वो है पाणिनि, ऑप्शन सी। ठीक है, पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को लिखा था। अगला है, इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकम की आत्मकथा बतानी है। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके पास हैं, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है माई सुसाइड। ठीक है, सॉरी, माई साइड, ऑप्शन बी। अगला है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, और इसका जो सही जवाब है वो है गोल्फ, बी, यानी राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है, और इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन जो है का कार्य कौन करता है? तो कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक बताना है। मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनीफ्लीज के कारण होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है कौन है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हमारे पास ऑप्शन है इसका नीली व्हेल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एम्फीपीबिया वर्ग के जंतु होते हैं, कैसे होते हैं एम्फीपीबिया के? ये होते हैं जल और थल में पाए जाते हैं, यानी ऐसे जंतु जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, यानी जन दोनों में सुगमता से रह सकते हैं, वो एम्फीपीबिया वर्ग के होते हैं, और इसका उदाहरण होता है मेंढक। ठीक है, मेंढक दोनों जगहों पर रह सकता है। इसके बाद अगला है, नीला थोता का रासायनिक सूत्र बताना है। तो नीला थोता जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SO2O3.5H2O, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? कौन सी ऐसी धातु है जिसको वायु में रख देते हैं तो उसमें हरे रंग की परत जम जाती है? तो वो है तांबा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, जल की स्थायी कठोरता का कारण बताना है। जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, ऑप्शन डी। हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का मात्रक, या फिर होता है प्रति सेकंड। ठीक है, दो होते हैं, प्रति सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल बतानी है। वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 332 मीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो पानी का तल बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगर पानी पर बर्फ तैर रही है तो पूर्णतः जब पिघलेगी तो परिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी। इसका अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो आपको ये इसका जवाब देना है, और वो है दोस्तों कानपुर के अंदर, ऑप्शन सी, कानपुर के अंदर चंद्रशेखर आजाद कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे, वो है फैजाबाद, ऑप्शन डी में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो लखनऊ में जो की गई थी कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना, वो की गई 1961 के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न 24वां है, और जिसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो भारतीय कला परिषद की स्थापना जो है वो वाराणसी के अंदर की गई, ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसके बाद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, और इसमें पूछा गया है, निम्न की सूची में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो नीचे का मिलान है वो कौन सा सही होगा? तो पहला अगर हम बात करें यहाँ पर,
ए का जो होगा वो ए का होगा दूसरे से। फिर होगा इसका कनक भवन होगा बांदा में। काम कामदगिरी जो पर्वत है दोस्तों, वो है अयोध्या के अंदर स्थित। और अगर हम बात करें कालीजर दुर्ग, ये बाराबंकी में है। और देव शरीफ जो है वो चित्रकूट के अंदर है। तो इसका जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 2413। तो इसके तो आपने जो है हमारे 25 जो प्रश्न थे आज की वीडियो के वो सभी देखे। और साथ ही साथ आपने अपना एनालिसिस भी किया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही रहे। और जितने भी प्रश्न आपके सही रहे आप हमें कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ हमारा जो आज का प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है गोपनीयता की निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत का संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। तो गोपनीयता का जो निहित अधिकार है यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का एक हिस्सा है, इसमें कौन से अनुच्छेद के तहत आता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ जो है आप हमें ये अपना स्कोर भी शेयर करिए। और आपको किस तरह के और वीडियोस पसंद हैं और देखना चाहते हैं तो वो भी हमें आप वीडियो के नीचे बता सकते हैं। आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं इसका भी आप हमें रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।